हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। इससे पहले वाली क्लास में हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था, जिसमें था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम इस सीरीज में पूरे मौलिक अधिकार कंप्लीट कर चुके हैं। 12 से लेकर 32 तक जो जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, वैसे 12 में तो दी है राज्य की परिभाषा, है ना। 13 में दिया आच्छादन का सिद्धांत, 14 में समानता का अधिकार। ऐसे करके हमने सारे मौलिक अधिकार पढ़े और 32 में हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो अभी जो हमारे आर्टिकल रह गए हैं, वैसे आर्टिकल 12 से 35 में उल्लेखित है, ठीक है। तो 32 तक हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है 33, 34 और 35। ये 3 आर्टिकल और पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें अधिकार नहीं है, इसमें कुछ अधिकार से संबंधित जो क्या क्या प्रावधान है ना, कब किन स्थिति में किस व्यक्ति के अधिकार कम किए जा सकते हैं, ये सब उल्लेखित है। तो हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल 33 है, ये बताता है कि जो कुछ व्यक्ति हैं उनके अधिकार कम किए जा सकते हैं। कौन कौन से व्यक्ति, है ना, ये बताता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके अधिकारों को सरकार या फिर राज्य कम कर सकता है। जैसे कानून व्यवस्था में कार्यरत व्यक्ति, कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति जैसे पुलिस हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, है ना, अन्य अधिकारी हो गए। उन व्यक्तियों के अधिकार को सरकार द्वारा कम किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसमें अगर कोई व्यक्ति कार्यरत है या फिर जो जो व्यक्ति कार्यरत है, उनके अधिकारों को कम किया जा सकता है। और असूचना विभाग से संबंधित व्यक्ति, सूचना विभाग जैसे जो गुप्तचर एजेंसी होती है ना, इंटेलिजेंस, उसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं, उनके अधिकारों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपरोक्त इन सभी में जो दूरसंचार यूज किए जाते हैं, है ना। उपरोक्त से संबंधित जो दूरसंचार व्यवस्थाएं होती है, उसमें कार्यरत व्यक्तियों के भी अधिकारों को कम या फिर निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिनके अधिकारों को सरकार कम कर सकती है ना। सरकार कम कर सकती है, क्यों कर सकती है? मान लीजिए कानून व्यवस्था में किसी व्यक्ति को, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, हो सकता है सरकार उनको यह आदेश दे सकती है कि आप हमारी अनुमति के बिना प्रेस में इंटरव्यू नहीं दे सकते। मतलब कि प्रेस में अगर इंटरव्यू नहीं दे सकते तो अपनी पक्ष नहीं रख सकते, अपने अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उनका वो प्रभावित होगा। वैसे ही सशस्त्र बल से भी ऐसा किया जा सकता है ना। इनसे भी अभिव्यक्ति की जैसे जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो इनका रोका जा सकता है या फिर उनको बाधित किया जा सकता है, ठीक है। असूचना विभाग जो इंटेलिजेंस है, अगर इंटेलिजेंस से मतलब जो गुप्तचर एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, वहाँ उनके पास देश से संबंधित, अन्य देश से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उनके भी अधिकार को कम करने की आवश्यकता होती है। अगर उनको ये ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि वो सारी सूचना अभिव्यक्त कर सकते हैं, या फिर और कोई अन्य अधिकार उनको देकर, ऐसा कोई अधिकार जो देश की एकता अखंडता को के लिए हानि होता है, तो भी सरकार क्या कर सकती है? इनके अधिकारों को कम कर सकती है, ठीक है। जैसे अब सूचना विभाग जो होता है, गुप्तचर विभाग, इनके पास बहुत सारी देश से संबंधित बहुत सारी गुप्त जानकारी होती है ना। तो अगर ये प्रेस में आके वो इंटरव्यू देते हैं या फिर अभिव्यक्त करते हैं, तो देश के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए इनका अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब और भी अधिकार हैं जो कम किए जा सकते हैं अभिव्यक्ति के अलावा। जैसे पुलिस, जैसे यूपी में एक ऐसा प्रावधान है कि जो हवलदार हैं, उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, और संगठन बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन
यूपी में एक हवलदार है, उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे अधिकारों को कम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि देश की सुरक्षा या फिर जो कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए इनके अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कम किया जा सकता है? सरकार के द्वारा। तो ये कितनी हो गई? तो आर्टिकल 3 बोलता है कि 4 श्रेणियों में कार्यरत, आप लिख सकते हैं आर्टिकल 13 के अनुसार 4 श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति, जैसे पुलिस व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति, सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति, असूचना विभाग से संबंधित व्यक्ति या उपरोक्त दूर संचार से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों को सरकार के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 बात करता है सैनिक कानून की। सैनिक कानून आर्टिकल 34 बोलता है कि जिस क्षेत्र में, है ना, राज्य के जिस क्षेत्र में या राज्य के किसी हिस्से में अगर सैनिक कानून लागू होता है तो वहां पे सेना को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, है ना। तो विशेष अधिकार जब मिल जाते हैं तो अगर वह उस टाइम पे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं या वायलेशन करते हैं अधिकारों का, तो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, है ना। जैसे मान लीजिए अब जो 144 धारा लागू होती है तो 4 व्यक्तियों को इकट्ठा होने या संगठन बनाने या सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो धारा 144 लागू है और बाहर जो सशस्त्र बल है या पुलिस बल है वो घूम रहे हैं, और अगर वो देखते हैं कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो वहां से उनको हटा देते हैं। तो ये भी एक अधिकार का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू है और उस टाइम अगर सैनिक के जो अधिकारी हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन करते हैं तो उसके लिए न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब कार्रवाई की जा सकती है ना। अगर कार्रवाई इनके लिए करनी है, अगर जैसे मृत्यु के अलावा मृत्यु नहीं होती है, इसके अलावा अगर कोई और अधिकार का हनन होता है तो अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है या कार्रवाई करनी है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? सरकार से अनुमति ली जाएगी, है ना। अनुमति के बाद अनुमति अगर सरकार दे देती है तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है किसी की तो स्वतः ही कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो अधिकार 34 बोलता है कि अगर किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू है तो वहां पर जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के हनन पर सेना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, सैनिक कानून क्या है? इसे मार्शल लॉ भी कहते हैं ना। सैनिक कानून, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अफस्पा। अफस्पा एक कानून है। ये लगाया क्यों जाता है? जैसे अगर किसी क्षेत्र में अशांति हो गई, है ना, अखंडता पे बात आ गई देश की, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र है, तो वहाँ पर सेना को दे दी जाती है कि आप इस क्षेत्र को मतलब क्षेत्र में जो भी शांति को बनाए रखें, है ना, और जो भी शांति बनाए रखने के लिए आपको जो जो करना है अब वो कर सकते हैं, अब वो उसके लिए स्वतंत्र है। जैसे अफस्पा एक कानून है, इसका जो निर्माण हुआ था 1998 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले से मणिपुर और नागालैंड में 1998 में लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र हो गया था, दंगे फसाद हो रहे थे और देश की अखंडता पे भी बात आ गई थी, है ना। पंजाब में भी लगाया गया था। पंजाब में जब खालिस्तानी जैसे समूह उभरने लगे थे तब इसे पंजाब में भी लगाया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था वो एक अशांत क्षेत्र था ना, पत्थरबाजी, आतंकी घटनाएं, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी, इसलिए इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। तो इसे बोलते हैं सैनिक कानून। अगर सैनिक कानून अगर किसी क्षेत्र में लागू है तो जो सेना के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिससे वह उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने और उस क्षेत्र को शांत कराने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अफस्पा का फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, है ना। अभी ये चर्चा में भी था। क्यों चर्चा में था? कि जो हमारे होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि अफस्पा को जम्मू कश्मीर
से हटाने की बात चल रही है। अब क्यों हटाने की बात चल रही है? क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो कानून व्यवस्था है थोड़ी सुधरने लगी, आतंकवादी जो घटनाएं वो कम होने लगी हैं। इस वजह से इस हटाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जैसे अब अगर जम्मू कश्मीर का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, तो जब जम्मू कश्मीर में अफस्पा लागू था, है ना, तो ये क्या एक सैनिक कानून है। अगर अफस्पा लागू था वहाँ पर, तो बहुत सारे जो अधिकार थे वहाँ की जनता को प्राप्त नहीं थे। जैसे इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते थे, इधर उधर मतलब जा नहीं सकते थे, शिक्षा बाधित हो रही थी, बहुत सारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, है ना। तो इसलिए अब जब वायलेशन हो रहा है, अगर कभी कभी तो सेना को ये अधिकार भी रहता है कि अगर आपको कोई रोड पर दिखे तो आप उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति शक के बिना पे गिरफ्तार किया गया, बाद में अगर वो पता चलता है कि वो निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके लिए फिर सेना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 बोलता है कि अधिकारों से संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा उसको बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। संसद को ये अधिकार होता है कि जो भी हमारे संविधान में अधिकार वर्णित है उससे संबंधित जो भी कानून बनाने हैं उसका अधिकार किसको होगा? संसद को। पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वह कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 में बस इतना ही आप लिख सकते हैं। आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का, ये कानून निर्माण का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकारों का निलंबन। किन किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल 358 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में बाह्य आक्रमण, है ना, बाह्य आक्रमण मतलब युद्ध की स्थिति या फिर किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है, तो जो आर्टिकल 19 में जो भी अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। मतलब जैसे ही बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध की स्थिति आती है, किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर देता है ना, तो जो आर्टिकल 19 में वर्णित जो भी स्वतंत्रताएं हैं, जो भी अधिकार हैं, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, अपने आप ही। जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ठीक है। और जो आर्टिकल 59 कहता है कि अगर बाह्य आक्रमण है, अगर बाह्य आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, है ना, अगर दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया या फिर हमारी देश के कुछ लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर लिया, तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कुछ या सभी अधिकारों को निलंबित करने का आदेश दे सकता है। किसमें? आर्टिकल 359 के तहत, 359 के तहत। क्या? अगर बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश में, उसके कारण अगर जो आपातकाल लगता है ना, इसके कारण अगर जो आपातकाल लगता है, तो इस आपातकाल में राष्ट्रपति के आदेश से कोई कुछ अधिकार, है ना, एक या दो अधिकार या फिर सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फिर है ना, एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया कि जो इसमें तो क्या बोल रहा है कि सभी अधिकार, है ना, एक या सभी अधिकार, कुछ या सभी अधिकार का निलंबन करने का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये राष्ट्रपति आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते, है ना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना, तो जीने की स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते। और आर्टिकल 20 में क्या है? निवारक निरोध, है ना। ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं किए जा सकते, भले ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि एक केस हुआ था हेवियस कॉर्पस
हेवियस कॉर्पस और एडीएम जबलपुर केस, या एडीएम जबलपुर केस, हेवियस कॉर्पस या एडीएम जबलपुर केस। इसमें एक निर्णय दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि जो अगर राष्ट्रपति आपातकाल है तो उसके दौरान जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो जारी नहीं की जा सकती, ऐसा इस केस में निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, है ना, इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए ये संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है ना, या लोक अधिकारी के द्वारा या निजी व्यक्ति के द्वारा, तो न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षी जो रिट है वो जारी की जाती है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, है ना, प्रस्तुत करे, है ना, और उसके बंदी करने का उसको कारण मतलब न्यायालय को कारण बताए कि क्यों बंदी बना के रखा है। ठीक है, और अगर न्यायालय ये सही पाती है कि जो बंदी बनाने का आधार है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो वो उसको स्वतंत्र करने का उस व्यक्ति को स्वतंत्र करने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। लेकिन अब जब आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती, है ना, ऐसा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती, तो व्यक्तियों के जो आर्टिकल 20 और 21 के तहत जीवन देने की स्वतंत्रता और निवारक निरोध नजरबंदी से जो भी संरक्षण प्राप्त था उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ने इसको निष्प्रभावी करने के लिए, इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए ये 44वां संविधान संशोधन किया गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल है तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। आज की क्लास में हमने पूरे मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी आर्टिकल थे वो हमने पूरे समाप्त कर लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान में, उनको हमने डीप में पढ़ा। ठीक है, इससे संबंधित और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आगे के हम टॉपिक को अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और मौलिक अधिकारों की आलोचना संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू।